गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आप देख रहे हो मेरा चैनल स्मार्ट स्टडी EMI। तो आज का टॉपिक है वेरिएबल लोड ऑन पावर सिस्टम। तो वेरिएबल लोड जो है क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे लोड कार्व क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल लोड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वेरिएबल लोड मतलब लोड जो टाइम टू टाइम वेरी करता है। ठीक है, तो कोई भी पावर स्टेशन जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है उसका जो कंज्यूमर है उसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी कंज्यूमर का जो रिक्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। अभी आप अगर एनालिसिस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा मॉर्निंग 9 to 10 ये टाइम पीक टाइम रहता है जिसमें पावर कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद शाम को अगर देखोगे 6 to 10 ये जो टाइम गैप है इसमें पावर का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा रहता है। तो ये जो वेरिएशन है टाइम टू टाइम, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल लोड ऑन पावर सिस्टम। ठीक है, तो इसका अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें क्या बोला गया है, द पावर स्टेशन आर डिजाइन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स बट द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर वेरीज टाइम टू टाइम एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इट इज नोन एज ए वेरिएबल लोड। कोई भी कंज्यूमर का जो रिक्वायरमेंट है पावर का वो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। ठीक है, इसको भी बोला जाता है वेरिएबल लोड। अभी वेरिएबल लोड ये तो क्या हुआ आपको समझ में आ गया है, लेकिन ये वेरिएबल लोड के लिए पावर स्टेशन में क्या प्रॉब्लम आता है वो हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑन वेरिएबल लोड। तो वेरिएबल लोड के लिए एक तो प्रॉब्लम ये है, कब कितना पावर का रिक्वायरमेंट है वो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए फुल्ली ऑटोमेटेड एक सिस्टम चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट जो है वो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं, लेकिन इसको पहले से प्रेडिक्ट करना उतना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ ऑटोमेशन चाहिए जिसके लिए मतलब ऑटोमेशन ऐसा चाहिए जो कंज्यूमर का जो पावर रिक्वायरमेंट है वो अगर ज़्यादा होगा तो पावर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके लिए फीडबैक साइकिल यूज़ किया जाता है, वो हम लोग और किसी दिन बात करेंगे फीडबैक साइकिल के ऊपर। लेकिन आज इसका जो इफेक्ट है वेरिएशन का उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक तो वेरिएबल लोड होने के लिए फर्स्ट वन है नीड ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो वेरिएबल लोड के लिए क्यों प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, क्यों इसके लिए ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग नीड ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट ये क्या है देखेंगे। ठीक है, तो नीड ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट, तो एडिशनल इक्विपमेंट का क्यों रिक्वायरमेंट होता है वो हम लोग देखेंगे। देखो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हो। कोई स्टीम पावर प्लांट का जो रॉ मटेरियल है वो है कोल, एयर एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, ये तीन जो है कोई भी स्टीम पावर प्लांट का रॉ मटेरियल है। ठीक है, अभी किसी टाइम कुछ पावर का जो रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर का जो कंजम्पशन था वो अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, वही ऑल्टरनेटर से जो ऑल्टरनेटर हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे पावर जनरेट करने के लिए, वही सेम ऑल्टरनेटर से हम लोग अगर पावर सप्लाई लेते रहेंगे तो वेस्टेज होगा, क्योंकि वो ज़्यादा पावर सप्लाई दे रहा है लेकिन कंज्यूमर का जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो एयर का सप्लाई है, जो कोल का सप्लाई है और जो स्टीम का सप्लाई है वो कम करना होगा। तो ऑल्टरनेटर का स्पीड जो है कम करना है। तो इसके लिए कोई भी कंट्रोल सिस्टम चाहिए। ठीक है, और अगर मान के चलो कोई किसी भी टाइम जो रिक्वायरमेंट है पावर का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, तब क्या चाहिए हमको, ज़्यादा अमाउंट में कोल का सप्लाई देना होगा, ज़्यादा अमाउंट में वाटर का सप्लाई देना होगा, एयर का सप्लाई देना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए कुछ एडिशनल इक्विपमेंट कोई भी पावर स्टेशन में बिठा जाता है ताकि जब रिक्वायरमेंट हो वो ज़्यादा मात्रा में जो है रॉ मटेरियल सप्लाई कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए नीड ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट इसको ये ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, वेरिएबल लोड इंट्रोड्यूस नीड ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट। For example,
फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल of any steam power plant is steam power plant are air, coal and water. So as the load of the plant is increased, we need to supply the raw material more. So at that time additional equipments are comes into place. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, वेरिएबल लोड, सॉरी इसमें लोड लिखना था, तो वेरिएबल लोड इंट्रोड्यूस द नीड ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट्स. फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल ऑफ एनी पावर स्टीम पावर प्लांट आर एयर, कोल एंड वाटर. ठीक है, सो as the load of the plant is increased, we need to supply the raw material more. At that time the additional equipment comes into place. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको शायद समझ में आ गया होगा, आप ये नोट भी कर सकते हैं. हम लोग देखेंगे इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था वो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले. तो लोड वेरिएशन के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या इंक्रीज होगा, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी. मानो कोई भी पावर स्टेशन में 1000 मेगावाट का एक ऑल्टरनेटर जो है इंस्टॉल्ड है. मतलब ये पावर स्टेशन का मैक्सिमम डिमांड क्या है, 1000 मेगावाट. ठीक है, जब पीक लोड रहेगा तब इसका रिक्वायरमेंट होगा 950 मेगावाट या फिर 900 मेगावाट. तब ये ऑल्टरनेटर हम लोग चलाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जब रिक्वायरमेंट लाइट लोड के टाइम, जब लोड थोड़ा कम हो जाएगा लाइट लोड के टाइम, अभी मानो 400 मेगावाट का, सॉरी इसमें वाट लिखना था, 400 मेगावाट का डिमांड अभी चल रहा है. तो क्या करेंगे, अभी हम लोग वही सेम ऑल्टरनेटर को रन करेंगे. तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है एक तो वेस्ट होगा. मतलब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन ये ऑल्टरनेटर को रन करने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल हमको चाहिए था वो वेस्ट होगा. ज़्यादा हम लोग उसमें खर्चा करेंगे लेकिन आउटपुट हम कम ही लेंगे. ठीक है, तो क्या करते हैं एक्चुअल में पावर प्लांट में क्या होता है ना, ये लार्ज यूनिट को छोटा छोटा यूनिट में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, अब मानो 500 मेगावाट का 2 ऑल्टरनेटर पैरेलल ऑपरेशन में अगर चलाएगा, जब मैक्सिमम डिमांड होगा तब हम दोनों को एक साथ चलाएंगे. जब डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा एक ऑल्टरनेटर को हम लोग शट डाउन करेंगे और बाकी जो दूसरा ऑल्टरनेटर है उसको हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी में रन करेंगे. तो ये हो गया कुछ एडवांटेज. इसका कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज तो ये है कि ऑल्टरनेटर जो है वो अगर रेटेड कैपेसिटी में हम लोग चलाते हैं तभी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं. ठीक है, तो मानो अगर ये 1000 मेगावाट का ऑल्टरनेटर को हम लोग अगर 400 मेगावाट में रन करेंगे तो इसका एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए ऑल्टरनेटर को मैक्सिमम कैपेसिटी में रन करने से एफिशिएंसी अच्छा मिलता है. तो जब 400 मेगावाट का रिक्वायरमेंट होगा तब हम लोग सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटर को रन करेंगे. तो एक इसका एडवांटेज है.
और बाकी मेंटेनेंस में भी इसको थोड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि अगर एक ऑल्टरनेटर को हम लोग शट डाउन करके उसका मेंटेनेंस भी करेंगे तो पावर जनरेशन में कुछ तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, पावर जनरेशन जो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक इसका एक ही डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि इसका डिज़ाइन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ लोड इंट्रोड्यूस increase in production cost. An alternator runs at maximum efficiency near to its rated capacity. So we cannot use a single alternator for light load operation. We cannot use a single alternator for light load operation. So the power plant is designed to run a number of small alternator to meet customer demand. तो क्या बोला गया, वेरिएशन ऑफ लोड इंट्रोड्यूस increase in production cost. An alternator runs at maximum efficiency near to its rated capacity. So we cannot use a single alternator for the light load operation. So the power plant is designed to run a number of small alternator to meet customer demand, which increase the requirement. मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, which increase the requirement of land and manpower, which further increase the production cost. तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पावर लोड कर्व क्या होता है, ठीक है। तो लोड वेरिएशन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इसका इफेक्ट क्या है, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा इसके थ्रू, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोड कर्व। तो अभी हम लोग देख लेंगे लोड कर्व।
कर्व। लोड कर्व्स क्या होता है, देखिए इधर एक ग्राफ हम लोग प्लॉट किए इसमें, जो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना मेगावाट इधर जनरेशन हो रहा है उसका एक ग्राफ है, ठीक है। तो लोड का आपका क्या काम यही होता है, कोई भी पावर स्टेशन में पूरा दिन में कौन सा टाइम में कितना यूनिट जो है जनरेशन हो रहा है वो कोई भी कुछ एक ग्राफ में नोट करना, ताकि बाद में हम लोगों को पता चले कि कौन सा टाइम में कितना लोड का रिक्वायरमेंट था उस दिन में, ठीक है। तो इधर एक देखिए, इधर टाइम 12 बजे, 2 बजे, 4, 6, 8, सुबह 10 बजे, 12 बजे, फिर से दोपहर का 2, 4 ऐसे करें 2 घंटे का इंटरवल में हम लोग टाइम को रखे हैं। और इधर मेगावाट, कितना मेगावाट हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो वाई एक्सिस के बराबर हम लोग रखे हैं, ठीक है। तो इसमें साफ आपको पता चल रहा है रात 12 बजे जो है पावर का रिक्वायरमेंट एकदम कम था, और जैसे ही ये 8 सुबह 6 से लेकर 10 के बीच जो टाइम हुआ उस टाइम में लोड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुआ, तो इस हिसाब से ग्राफ भी जो है ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। फिर रात को 6 से लेके 10 बजे तक ग्राफ ऊपर था, मतलब इस टाइम में मैक्सिमम डिमांड था, ठीक है। तो लोड का क्या होता है, इट इज द कर्व, इट इज द graph shows the variation of load at a power station with respect to time. It is a graph shown the variation of load at a power station with respect the time, ठीक है। तो ये जो है लोड कर्व है, इसमें डेली लोड कर्व, मंथली लोड कर्व, एंड ईयरली लोड कर्व। ये तीनों लोड कर्व जो है निकाला जाता है कोई भी पावर स्टेशन का ईयरली रिक्वायरमेंट या फिर मंथली रिक्वायरमेंट या फिर डेली रिक्वायरमेंट क्या है जानने के लिए, ठीक है। तो डेली लोड कर्व कैसे निकालते हैं आपको शायद पता चल गया होगा इसमें, क्योंकि हर एक घंटे या फिर 2 घंटे के अंदर पावर रिक्वायरमेंट क्या है वो नोट किया जाता है, ठीक है। वो नोट करने के बाद लास्ट में वो जो पॉइंट है उसको एक लाइन से जोड़ के जो ग्राफ निकलता है वो डेली लोड कर्व, ठीक है। अभी मंथली लोड कर्व कैसे निकालेंगे, अब मानो कोई भी मानो जनवरी मंथ का मंथली लोड कर्व हमको निकालना है, ठीक है। जनवरी मंथ में 1 तारीख में 2 बजे कितना लोड था, वही 2 तारीख को 2 बजे कितना लोड था, 3 तारीख को 2 बजे कितना लोड था, ठीक है। तो अब मानो 1 तारीख में ग्राफ ऐसा था, 2 तारीख में ग्राफ ऐसा गया, 3 तारीख में ये ग्राफ ऐसा गया, ठीक है। तो ऐसे 30 जो ग्राफ है उसका एवरेज होगा, एवरेज होके जहाँ एवरेज वैल्यू जो है उसको प्लॉट करके जो ग्राफ मिलता है वो है मंथली लोड कर्व, ठीक है। ऐसा ही सेम ईयरली लोड कर्व में भी ऐसे सेम किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये लोड कर्व जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, लोड कर्व निकालने का फर्स्ट तो ऐसा है कि हम लोग को पूरा दिन में कितना कौन सा टाइम में कितना लोड का रिक्वायरमेंट था वो हम लोग ये ग्राफ के थ्रू आसान मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं। ये थे पहला इम्पोर्टेंस, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंस ये है, ये जो लोड कर्व है इसके नीचे का जो हिस्सा, नीचे का जो पोर्शन है, ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको पूरा दिन में कितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट किए तो वो हिसाब हमको मिल जाएगा। द एरिया अंडर द कर्व, ये हम लोग अगर हिसाब करेंगे तो पूरा दिन में कितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट किया है वो हम लोग को पता चल गया, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट है इसमें, एवरेज लोड डिमांड क्या है,
एवरेज लोड डिमांड क्या है, वो कोई भी दिन का या फिर मंथली एवरेज लोड डिमांड क्या है, हम लोग ये ग्राफ के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंस। आई होप ये वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कैसे लोड का क्या है, या फिर वेरिएशन ऑफ लोड वेरिएशन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।